नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। ड्रैगन को गलती इस बार भारी पड़ी है। एलएसी के गलवान इलाके में चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। हालांकि इस कार्रवाई में भारत के 3 जवान शहीद हो गए तो चीनी सेना को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। तनातनी जारी है तो सुलह की कोशिश भी हो रही है। एलएसी पर चीन भारत में हिंसक झड़प, एक अधिकारी समेत 3 जवान शहीद, 5 चीनी सैनिकों की भी मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक हरकत के बाद अब लद्दाख में भारत को चीनी चालबाजी का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत के कई दौर के बीच एलएसी पर गलवान घाटी इलाके में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत के 3 जवान शहीद हो गए। अब समय बदल चुका है, नया भारत है, नई शासन प्रणाली है। अब ऐसे में हमको एग्रेसिव पोस्चर यानी कि बिल्कुल आक्रामकता के साथ में और जगह भी ये कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए और इसका डटकर जवाब देना चाहिए। हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ न कुछ भुगतना पड़ेगा। सोमवार रात हुई इस घटना की जानकारी के बाद हलचल तेज हुई और बैठकों का दौर शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री की बैठक में सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। चीन के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी रक्षा मंत्री की चर्चा हुई। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को दी। वहीं गलवान घाटी में हुई घटना पर सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक गलवान घाटी में डी-एक्सेलेशन प्रक्रिया में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हुए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। ये घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि करीब 4 दशक बाद चीन के साथ झड़प में कोई भारतीय जवान शहीद हुआ है। 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहाँ पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए और यहाँ पर यह हरकत हुई है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। चीनी सैनिक एलएसी को पार कर पेंगोंग झील और गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन भारतीय सीमा में भारत की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य का विरोध कर रहा है। अपने इलाके में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और अपने इलाके में हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें पूरी आजादी है और ये पूरा हमारा जो इलाका है ये लद्दाख के वहां पर है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 4, फिंगर 5, ये जो पूरा इलाका है ये हमारा इलाका है। पैंगोंग सो लेक का एक जो इलाका है ये हमारा इलाका है। दोनों देशों की सेनाओं की ओर से लंबे वक्त से इस विवाद को खत्म करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई थी। 6 जून को कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भी कई राउंड की बात चल रही थी। हालांकि दोनों देशों की सेना कुछ किलोमीटर तक पीछे हटी भी थी, लेकिन लद्दाख में भारत की सीमा पर ड्रैगन की गिद्ध नजर है और मौका देकर उसने अपना रंग दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर एलएसी पर गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में झारखंड का भी एक लाल शहीद हो गया। साहेबगंज के जवान कुंदन कुमार ओझा गलवान घाटी में शहीद हो गए। कुंदन कुमार ओझा साहेबगंज के बिहारी गांव के रहने वाले थे और बिहार रेजिमेंट में ड्यूटी कर रहे थे। आपको बता दें कि गलवान घाटी में हुई झड़प में भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। झड़प में चीन के 5 सैनिकों की भी मौत हुई है और उसके कई सैनिक घायल हो गए हैं। झड़प की घटना उस वक्त हुई जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा था। इधर भारत चीन सीमा पर शहीद हुए झारखंड के जवान कुंदन कुमार ओझा की शहादत पर सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। तो मैं उन सभी जवानों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया
और उसमें से एक जवान हमारे राज्य से ही संबंध रखता है। निश्चित रूप से मैं उस जवान के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि आज इस संक्रमण में भी आज उनके सदस्य ने अपना पैर पीछे नहीं किया। इधर सेना का ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के तुर्कवंगम इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया जारी है। मंगलवार सुबह जवानों की एक बार फिर दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ चली, जहां जवानों की बहादुरी के सामने आतंक का अंत हो गया। शोपियां के तुर्कवंगम इलाके में मुठभेड़ हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में कामरान जहूर मनहास भी शामिल था। आतंकियों के पास से 2 AK-47 समेत 3 राइफल बरामद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 और टेररिस्ट को शोपियों में ढेर किया है। इनको मिलाकर पिछले 2 हफ्तों में हमने 20 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को हलाक किया है। इससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी है। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने LT और जैश ए मोहम्मद के साथ भी इसी माफी की कार्रवाई की। पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि उनका खेल कश्मीर में खत्म हो चुका है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने पर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने आतंकियों के खिलाफ इस बार जबरदस्त ऑपरेशन छेड़ रखा है। इस महीने 28 आतंकी इसमें मारे जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 16 दिनों में 9 एनकाउंटर हुए हैं। 1 जून को नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वहीं अगले दिन यानी 2 जून को पुलवामा के त्राल इलाके में 2 आतंकियों को जवानों ने मार गिराया। फिर 3 जून को पुलवामा के ही कंगन इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। 5 जून को राजौरी जिले के कालाकोट में 1 आतंकवादी मारा गया। 7 जून को शोपियां के रेबन गांव में एनकाउंटर हुआ, जहां 5 आतंकी मारे गए। 8 जून को शोपियां के ही पिंजोरा इलाके में 4 आतंकी ढेर हो गए। 10 जून को शोपियां के सुगु इलाके में 5 आतंकी मारे गए। 13 जून को कुलगाम के निपोरा इलाके में 2 आतंकी मारे गए। वहीं 16 जून को शोपियां के तुर्कवंगम एरिया में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। आतंकी घटनाओं के नहीं रुकने के पीछे पाकिस्तानी सरपरस्ती है, जो लगातार कायराना हरकत आतंकियों के जरिए कर रहा है, जिसका सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात एक्टर सुशांत सिंह खुदकुशी मामले की। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की CBI जांच की मांग उठने लगी है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ने आत्महत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की है। सवाल है कि कौन कर रहा था सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र। तो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया गया है और एक बड़ा षड्यंत्र हम लोग इसको मानते हैं कि बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे हुआ है, तब जाकर किस तरह का उसने स्टेप उठाया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने सुशांत की आत्महत्या के पीछे बड़े षड्यंत्र की आशंका जाहिर की है। नीरज बबलू ने कहा कि बॉलीवुड के कुछ लोगों ने सुशांत पर इतना दबाव बनाया कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और खुदकुशी जैसा खतरनाक कदम उठा लिया। अब सवाल है कि बॉलीवुड में कौन था सुशांत सिंह राजपूत का दुश्मन? कौन कर रहा था सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र? किसके दबाव में हार गया पर्दे का माही? इन सवालों के जवाब जानने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसकी रिपोर्ट का हर किसी को इंतजार है। लेकिन उसके पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि मुंबई में एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। यहाँ बाहर से आए हुए कलाकारों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं,
निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र पुलिस से अपील की है कि जिन प्रोड्यूसर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को बायकॉट किया था, उन सबों के ऊपर एफआईआर करके आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस चलना चाहिए। यही नहीं, अब तो सुशांत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। कुछ बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। हो सकता है इस प्रकरण का किसी अन्य शहर से भी संबंध हो। तो ऐसी अवस्था में महाराष्ट्र सरकार को यह प्रकरण सीबीआई को सौंपने में कौन सी आपत्ति है? वहाँ इतनी गंदगी है, जितना अच्छा पटकथा दिखती है, जितना अच्छा सिनेमा दिखता है, उसके पीछे की जो विभत्स जिंदगी है वो बहुत खराब है। सुशांत सिंह की आत्महत्या से नाराज प्रशंसकों ने पटना में विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल सुशांत सिंह की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक वीडियो मैसेज के जरिए आरोप लगाया था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ परिवारों का दबदबा है। में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? ये लोग बाहर से आए हुए कलाकारों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए वो इन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो अंदर से टूट जाए। सवाल है कि क्या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने मायानगरी की इस इंडस्ट्री की सड़ांध को बाहर लाकर रख दिया है? न्यूज 18 के लिए मुंबई से विवेक गुप्ता और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में माफियागिरी और सिंडिकेट को खत्म करने के लिए पूर्वांचल के कलाकारों को संघर्ष का बिगुल फूंकना चाहिए। ऐसा लड़का सुसाइड कर ही नहीं सकता है, और यदि सुसाइड किया है, मैं ये नहीं कहता कि सुसाइड नहीं किया है, सुसाइड किया है, लेकिन सुसाइड करने के लिए कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा उसके लाइफ में जिसके लिए कि उसने सुसाइड किया है। तो किसने उस मुद्दे को खड़ा किया, किसने उसको सुसाइड करने को मजबूर किया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे संजय निरुपम साहब, उनका एक ट्वीट आया और वो ट्वीट ये कहता है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कि उसके साथ 7 फिल्में साइन की थी, वो ऐसी माफियागिरी है दाऊद इब्राहिम से जिसको कि अटल जी ने तोड़ा था, इंडस्ट्री का दर्जा देके कि बैंक जो है उसको पैसा देगा, लेकिन आज भी वो माफियागिरी मौजूद है वहां। वही बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किसी न्यायिक एजेंसी से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुशांत को कितना मजबूर किया होगा कि उसने आत्महत्या कर लिया। देखिए, मेरा मानना है बहुत ही दुखद घटना हुई है और सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या के लिए मजबूर होना एक कई प्रश्नों को जन्म देता है। जो बात निशिकांत दुबे जी ने करी है और जो बात इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं, इसका कारण क्या रहा, इसके पीछे उनको इस स्थिति तक लाने वाले लोग कौन हैं, तो इन सारी चीज़ों का एक ही निराकरण है कि इसका निष्पक्ष जांच हो। और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग क्यों हो रही। तो देखिए, सुशांत सिंह की मौत ने बॉलीवुड की कार्यशैली पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, कई सवाल खड़े हो गए हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड के अंदर खेमेबंदी की बात अब सामने आ रही है। अब खुलकर कई लोग सामने आ गए हैं, कंगना रनौत आ गई है और कई तरह की बात भी सामने आ रही है। बॉलीवुड पर कुछ खास परिवारों का कब्जा है, ये बड़ा आरोप बॉलीवुड पर लग रहा है। कई परिवारों का नाम सामने आ रहा है और आरोप यह है कि परिवार किसी बाहरी यानी मुंबई महाराष्ट्र से बाहर के किसी आदमी को पढ़ने नहीं देते। इतने ताकतवर हैं ये कि पुलिस जांच को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। तमाम सवाल उठ रहे थे और इसलिए अब सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। और चलिए बात करते हैं बिहार के सियासी हलचल की। बिहार विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा हुई नहीं, लेकिन सियासत तेज हो गई। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने किसी दलित को सीएम फेस बनाने की मांग कर बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। निश्चित तौर पर लालू यादव जी को चाहिए इस बिहार को बचाने की यदि उनकी ईमानदार प्रयास है तो किसी न किसी अत्यंत पिछड़े और दलितों को अपने ही पार्टी से आप नेतृत्व दीजिए।
जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव के पहले दलित राग आलाप कर राष्ट्रीय जनता दल को पेशोपेश में डाल दिया है। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से मांग की है कि वो किसी दलित चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में जाएं, जबकि आरजेडी पहले ये घोषणा कर चुकी है कि सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। राष्ट्रीय जनता दल का ये निर्णय हो चुका है कि हम श्री तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने तेजस्वी का नाम आगे कर दिया है, लेकिन महागठबंधन के बाकी दल अब तक तेजस्वी को नेता मानने को तैयार नहीं। महागठबंधन का स्वरूप, आकार और नेतृत्व ये नीतिगत मामले हैं जिस पर कांग्रेस हाईकमांड फैसला लेगा। अभी तक महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा ये घोषणा नहीं हुआ, ये होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत। सीएम फेस को लेकर महागठबंधन के अंदर की चिक अपनी जगह है। वैसे पप्पू यादव ने सीएम पद के लिए दलित चेहरे का मुद्दा उठाकर एक तीर से कई निशाना लगा दिया है। बीजेपी को सलाह दूंगा कि नीतीश बाबू 15 साल हो गए, उनके टैलेंट को दुनिया ने देख लिया, अच्छा या खराब, उम्र भी अब राजनीति की कम हो गई, तो क्यों नहीं आप तीसरे घटक चिराग पासवान को मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। पप्पू यादव ने एनडीए की तरफ से चिराग पासवान के नाम को आगे करने की मांग की, जिसको जेडीयू नेताओं ने शिगुफा करार दिया है। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का जगह खाली ही नहीं है। माननीय नीतीश जी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हैं और वो एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से जनता जो है उनको पसंद करेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में उनको लगता है कि इनके हाथों में भविष्य सुरक्षित है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई दलित चेहरा ही आगे होगा तो दलितों की बात कही जाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूं कि काम करने वाले को प्रभुत्व मिलना चाहिए। समुदाय के ऊपर में ये शगुफा तो बार बार वोट के तहत यह किया जाता है, जब वोट किस तरह से किससे डाइवर्ट करें, तो इसमें हम पचड़ा में फंसना नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव के समय भी जीतन राम मांझी के नाम पर ऐसी गोलबंदी की कोशिश की थी, लेकिन तब जीतन राम मांझी खुद ही अलग हो गए थे। चुनावी साल में दलित चेहरे की बात कर पप्पू यादव ने एक बार फिर सियासी बहस छेड़ दी है। इस बार बात कहां तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से दिवाकर के साथ अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो देखिए, ये सवाल क्यों उठा, ये समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही पप्पू यादव की सियासत को भी। देखिए, विधानसभा चुनाव में अपनी ठौर तलाश रहे पप्पू यादव और काफी जोर शोर से लगे भी हैं। वो आरजेडी से मतभेद वाले दलों के साथ आने की कोशिश में लगे हैं। जो आरजेडी के साथ उनके समर्थक दल हैं, उनको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित राग के बहाने चुनावी मुद्दे तलाश रहे हैं पप्पू यादव, बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। मांझी सहित कई नेताओं के नेता जो है पहले से ही मांग कर रहे हैं और इस बहाने पप्पू यादव दूसरे दलों पर दबाव भी बना रहे हैं और शायद ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर दूसरे दलों पर दबाव पड़ा तो वो पप्पू यादव के साथ आ सकते हैं। अब बात करते हैं कोरोना संकट पर पीएम के महामंथन की। कोरोना संकट पर पीएम मोदी के महामंथन का आज पहला दिन था। पीएम ने आज 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। पीएम ने इस दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने ये बातें कही। पीएम ने कहा कि अनलॉक 1 ने यह संदेश दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें तो कोरोना से हमारी लड़ाई आसान हो जाएगी और एकजुटता के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत के अपने सपने को पूरा भी कर पाएंगे। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है।
अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। तो देखिए, पीएम मोदी कोरोना संकट के हालात पर लगातार बैठक कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ पीएम की कल बैठक होगी। पीएम के साथ कल होने वाली बैठक पर बिहार सरकार के मंत्री क्या सोचते हैं, आइए ये भी सुन लेते हैं। टेक्निकल और हेल्थ विभाग की जो आंकड़े हैं या उनका जो दिशा निर्देश होगा, उसी के आधार पर ये लोग तय करेंगे और उस तय के आधार पर जो भी भारत की सरकार जो निर्देश देगी उसका पालन राज्य सरकारें और हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, पूरे स्टेट का अब क्या परिस्थिति है, स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद कोई रणनीति तय करेंगे। उस पर हर कोई अपनी अपनी बात को कहेगा। तो अब तो इंसानों को इसी कोरोना वायरस के साथ जीना है। सिर्फ सतर्कता ही सबसे बड़ी चीज रह गई है। तो हर इंसान को जिस तरह से सरकार नियम कानून आदेश देती है उसको सभी जनताओं को फॉलो करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।